नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अपनी जो श्रृंखला है भारतीय संविधान, उसी के संदर्भ में अपन आगे बढ़ते हुए बात करना चाह रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रपति, या ये कह सकते हैं कि अपन संघ की कार्यपालिका, इसको भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। और संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उसी के साथ महान न्यायवादी हैं, इन सभी को अपन पढ़ते रहते हैं। और इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद माने जाते हैं वो अनुच्छेद 52 से माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक जो पढ़ाए जाते हैं वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित ही माने जाते हैं, जिसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं राष्ट्रपति को लेके, साथ ही उसके साथ में आ जाते हैं उपराष्ट्रपति, साथ ही इसी के संदर्भ में अपन डिस्कस कर लेते हैं तो आ जाते हैं प्रधानमंत्री, और उसी के साथ में अपन मंत्रिमंडल की बात भी कर सकते हैं। तो मंत्रिमंडल भी इसी से संबंधित है। और फिर भारत का एक पद आता है जिसका नाम होता है महान न्यायवादी। तो महान न्यायवादी भी इसी से संबंधित माना जाता है। तो इस तरह से ये जो 5 चीजें होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान न्यायवादी, ये पांचों व्यवस्था हैं, ये पांचों जो पद हैं, इन पद की जो व्यवस्था है उसके बारे में जो पढ़ा जाता है, इसको संघ की कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं वो 52 से लगा के 78 तक इसके अनुच्छेद बनते रहते हैं। और ये जो अगर इसकी बात की जाए कि किस भाग से संबंधित है, तो इसका जो भाग का माना जाता है वो भाग 5 माना जाता है। ये भाग 5 से संबंधित माना जाता है। भाग 5 में इनकी व्यवस्था को वर्णित किया गया है। संविधान में भाग 5 में इनको जगह दी गई है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है वो इसमें आती रहती हैं। तो अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति यानी राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति वो है राष्ट्रपति होता है। यानी अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो राष्ट्रपति है वो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है वो माना जाता है। और उसके संदर्भ में अनुच्छेद 52 में बात की है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 की बात की गई है और 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी भारत में एक संवैधानिक पद पर एक पद होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति कार्य करेगा। ऐसी व्यवस्था के संदर्भ में जो बात की गई वो अनुच्छेद 52 में की गई है। या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 52 है वो भारत में राष्ट्रपति की बात करता है। भारत में एक पद होगा, उस पद का नाम होगा राष्ट्रपति। ये व्यवस्था जो दी गई है वो अनुच्छेद 52 में दी गई है। तो इसको किसी भी रूप में अपन समझ सकते हैं। और ये ठीक, अपन बात करते हैं कि भारत में जो सारी की सारी कार्यपालिका है, जो काम करने की जो व्यवस्था है, वो कार्यपालिक शक्तियां है, वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित होती हैं। चाहे वो मंत्रिमंडल काम कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री काम कर रहा है, चाहे वो संवैधानिक व्यक्ति के तौर पर कोई अन्य काम कर रहा है, लेकिन सारा का सारा जो काम जो जाना जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही जाना जाता है। तो वो जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका या कार्यपालिका की शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। और यही बात है वो आर्टिकल 53 में यानी 53 में कही गई है। ये कह सकते हैं अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 या 53, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित, ये जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 53 में बात की गई है। ठीक
ठीक, अपन बात करते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत में जो संघ की कार्यपालिका वो राष्ट्रपति में निहित होगा। तो भारत का राष्ट्रपति कैसे होगा? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, यानी भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होगा, न कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में, या ये कह सकते हैं कि प्राचीन व्यवस्था में जो गणराज्य व्यवस्था होती थी जिसमें अपन कह सकते हैं राजा का बेटा राजा, ऐसी व्यवस्था अपने भारत में नहीं है। भारत में जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति का पद है वो निर्वाचित माना जाएगा। तो वो निर्वाचन की बात की गई है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित माना जाएगा। निर्वाचन, क्योंकि जनता का व्यक्ति है, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि व्यवस्था वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को ये अधिकार है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। तो आम व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, उसके लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। उस निर्वाचन मंडल की बात अपन आगे करते हैं। एक बार अपन इस अनुच्छेद के क्रम को समझते हैं। तो राष्ट्रपति का है वो क्या होता है, यहाँ पर निर्वाचन होता है। ये व्यवस्था है वो जन्म जन्मांतर नहीं चलती, या कह सकते हैं एक वंशानुगत व्यवस्था जो गणराज्य व्यवस्था होती वैसी नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ये निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहती है। अब निर्वाचन जो हो रहा है वो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी? तो निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 55 या 55 में दे रखी है। तो अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की गई है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी। निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को भी अपन आगे अलग से समझेंगे, लेकिन जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद का क्रमांक हो जाता है 55, यानी 55 में है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की गई है। अब बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित हो जाता है तो उसका कालक्रम कितना होगा, वो अपने पद पर कितने समय के लिए रहेगा, उसके बारे में बात की गई है। तो उसके लिए अनुच्छेद 56 की बात की 56, और 56 ये कह रहा है पदावधि, जिसको अपन कार्यकाल भी कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति होगा वो अपने पद पर कितने समय के लिए रहेगा, उसका कार्यकाल है वो कितना रहेगा। तो राष्ट्रपति की पदावधि या राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी अपन समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 56 में बात की गई है, 56 की बात की गई है। अब अनुच्छेद 57 बात करता है कि भारत का राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित तो होता है, लेकिन क्या वो एक बार निर्वाचित होगा या बार बार निर्वाचित हो सकता है, या उसके निर्वाचन के संदर्भ में कोई ऐसी व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है कि भारत के निर्वाचन के संदर्भ में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि वो एक बार ही होगा या 2 बार होगा, 3 बार होगा, यानी जो उसके लिए अपन अब कह सकते हैं पुनर्निर्वाचन। तो उसके पुनर्निर्वाचन से संबंधित जो बातें हैं वो अनुच्छेद 57 में दे रखी है 57, और ये जो बात करता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन, यह ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति है वो अपने पद पर दोबारा भी है वो इलेक्शन लड़ सकता है या फिर उम्मीदवारी के तौर पर रह सकता है। पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में वो स्वतंत्र है, यहाँ पर उसके संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की वो एक बार चुनाव लड़े या 2 बार, वो कितनी बार है वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये पुनर्निर्वाचन की बात की सकती है, वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होना आवश्यक है। तो उस योग्यता से संबंधित जो अनुच्छेद बनाए गए हैं अपने भारतीय संविधान में, वो संविधान के 58 में बनाई है, और वह है राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता, यह ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं होता। एक बच्चे ने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति के लिए फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो इस तरह की जो भ्रामक जानकारी है वो नहीं रखनी होती है, ये संवैधानिक पद होते हैं। और इस पद की योग्यता क्या क्या होती है, तो योग्यता के संदर्भ में भी अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार अपन स्वतः इसको ऐसे समझ रहते हैं, तो योग्यता की बात की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति है वो योग्यता के संदर्भ में योग्य भी पाया जाता है, तो फिर उसके लिए क्या क्या शर्तें होती है।
क्या ऐसी शर्तें होती हैं? तो शर्तों के संबंध में जो अनुच्छेद बनाया है वो 59 में बनाया है। तो अनुच्छेद 59 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति पद की शर्तें, क्या कंडीशन होती हैं, किस स्थिति में वो पद को धारण कर सकता है, किस स्थिति में पद को छोड़ सकता है, अगर वो संवैधानिक पद की दुरुपयोग करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, वो सारी की सारी जो बातें होती हैं उसको अपन शर्तों के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति वो है पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेता है, और शपथ का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में दे रखा है। तो अनुच्छेद 60 शपथ को लेकर बात कर रहा है। शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि शपथ ले ली उन्होंने तो आगे क्या करेंगे। अगर कोई राष्ट्रपति के पद पर है और वो कोई असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाता है, या ये कह सकते हैं संविधान के खिलाफ कोई काम करता है, या उस पर दुराचार कदाचार का आरोप लगा जाता है, तो उसको पद छोड़ने के लिए कहा जाता है। या फिर वो पद को नहीं छोड़ता है तो उसको पद से हटाने के लिए प्रक्रिया हो जाती है जिसको कहा जाता है महाभियोग। महाभियोग, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो उसको पद से हटाने के लिए लगाई जा सकती है, और उसका जो प्रावधान दे रखा है वो अपने अनुच्छेद 61 में दे रखा है, 61 में दे रखा है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 है वो राष्ट्रपति से संबंधित माने जाते हैं। एक नजर अपन उस पर पूर्ण डालते हैं और समझते हैं क्या रहता है। इन अनुच्छेदों को अपने को याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में ये है वो कूट मिलन वाले में भी अधिकतर पूछे जाते हैं, या एग्जामिनर अपने हिसाब से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में अपने को कंटस्ट होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कहीं बहुत सारी ट्रिकें बनाई जाती हैं। मेरा यह मानना है कि ट्रिक को याद रखने के लिए जितनी मेहनत की जा सकती है, तो सामान्य स्थिति में इनको 2 या 3 बार पढ़ा जाए तो याद रखा जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका की बात करती है तो अनुच्छेद 53 में संबंधित है कि जो संघ की कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 53 में संबंधित मानी जाती है। आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और निर्वाचन की प्रक्रिया है वो 55 में दे रखी है। और उसके बाद करते हैं कि वो निर्वाचित होने के बाद कितने समय पर अपने पद पर बना रहेगा, तो उसके लिए कार्यकाल या पदावधि की बात होती है जो आर्टिकल 56 में दे रखी है। 57 है वो उसके पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है, 58 उसकी योग्यता की बात कर रहा है, और 59 है वो उसके लिए शर्तों की बात कर रहा है, 60 शपथ की बात कर रहा है, और 61 है वो महाभियोग की बात कर रहा है। तो इस तरह से इन्हों को है वो याद करना होगा। आप 2-3 बार इसको अगर याद करेंगे तो याद स्वतः ही हो जाएगा, और इसको लिख के भी कई बार याद किया जा सकता है। अमूमन ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते रहते हैं मेरे से और वो कहते हैं कि सर ये बार बार सर ये याद नहीं होता, तो मेरा उनको एक ही कहना है कि ट्रिक भी होती है और ट्रिकों को भी याद किया जाता है, लेकिन अगर लार्ज स्तर पर देखा जाए तो इसको आप बार बार ट्रिक से याद रखना लार्ज स्तर पर मुश्किल होता है, लेकिन बार बार इसको लिखा जाए और लिखते लिखते इसको याद किया जाए तो ये 3 से 4 बार 5 बार में कोई चीज लिखी जाती है, याद की जाती है, तो याद हो जाती है। तो आप कैसे भी करके इनको याद कर सकते हैं। याद करना होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52, भारत की संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है 53, निर्वाचन 54, निर्वाचन की प्रक्रिया 55, पदावधि 56, पुनर्निर्वाचन 57, योग्यता 58, पद की शर्तें 59, शपथ 60, महाभियोग 61। तो ये अपनी अपनी ट्रिक होती है, कैसे भी इसको याद किया जा सकता है, याद करना है। अब इसको पूरा डिटेल से अपन समझते हैं, तो एक एक पॉइंट को अपन उठाते हैं और इस अनुच्छेदों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 52 की बात होती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो बिल्कुल सही है कि भारत के एक संवैधानिक पद पर एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि पूरे संघ का मतलब है कि राज्यों का एक संघ होगा भारत, और उस संघ में कोई भी कार्य किया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था की गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो उसके लिए कोई अलग से ऐसी बातें नहीं की गई है। फिर उसके बाद चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्रिमंडल हो,
चाहे अन्य एक संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति हो, अगर भारत के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, भारत के साथ कूटनीतिक संबंध, सैनिक संबंध, संधि, समझौते, विदेशों में कोई बैठकों में सम्मिलित होना, ये सारे के सारे जो काम चाहे कोई व्यक्ति विशेष संवैधानिक पद पर है उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मानना राष्ट्रपति के नाम से ही जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि अपना जो परिवार होता है, उस परिवार में जो बड़े बुजुर्ग के रूप में अपने दादाजी जो होते हैं, वो सारा नाम काम होता है वो दादाजी के द्वारा ही होता है। चाहे घर में कमाने वाला, कार्य करने वाला पिताजी के रूप में व्यक्ति है, फिर भी नाम दादाजी का होता है। उसी संदर्भ में देश में भी एक ऐसी व्यवस्था को समझने के लिए, चाहे काम प्रधानमंत्री कर रहा है, मंत्रिमंडल कर रहा है या अन्य अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन नाम जो जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होगा। तो ये सारी की सारी बात की गई है वो आर्टिकल 53 में की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। और अनुच्छेद 54 ये कह रहा है, निर्वाचन की बात कर रहा है। निर्वाचन तो राष्ट्रपति का होता है वो निर्वाचन होता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, निर्वाचन होता है। अब निर्वाचन कैसे होगा, तो इनका निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे कि एमएलए एमपी जो होते हैं, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य, उनके जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन इनके है वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो इनके जो निर्वाचन होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसका नाम होता है निर्वाचन मंडल। तो एक निर्वाचन मंडल भी होता है, और निर्वाचन मंडल के द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं तो समझते हैं। एक निर्वाचन मंडल होता है, उस निर्वाचन मंडल में अपन बात करते हैं तो संसद के 2 सदन माने जाते हैं, जिसको उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से भी जाना जा सकता है। प्रथम सदन कह सकते हैं, द्वितीय सदन भी कह सकते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा, ये जो होते हैं इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें हम निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, तो इसमें यह होता है कि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और इस सदनों से मतलब होता है आप लोकसभा ले सकते हैं, और एक आ जाता है आपका राज्यसभा नाम। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचित मंडल में है वो माने जाते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत में जो राज्य होते हैं, जितने प्रांत हैं, उन प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, जिसको अपन कह सकते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी एक तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो भी भाग लेते हैं। और 1992 यानी 1992 में अपना संविधान संशोधन हुआ था, और वो संविधान संशोधन का जो क्रम बताते हैं वो 70वां क्रम था। तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और व्यवस्था जोड़ी गई है, और भारत में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी जो माना गया है, तो दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि दिल्ली व पुदुचेरी की जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी व्यवस्था भी राज्यों के जैसी कहीं की मानी गई है, उसी के संदर्भ में उनको लिया गया है। तो वर्तमान में 92 के बाद उनको भी शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इनको जो जोड़ा गया था, इसको अपन नोट डाल के इसको समझ सकते हैं।
नोट डाल के ले सकते हैं कि ये जो हुआ था वो 1992 में 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 54 में दे रखी है, और उसके लिए प्रक्रिया एक निर्वाचन मंडल होता है, और जो निर्वाचन मंडल होता है उसी के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, और निर्वाचन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, और जो निर्वाचन मंडल होगा तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो उसके लिए बात की गई है कि संसद के 2 सदन, जिसमें अपन कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। फिर बात करते हैं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें भी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी, इनके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। और इस प्रक्रिया को जो शामिल किया गया है वो 70वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है 1992 में, और इसके द्वारा इस प्रक्रिया को लिया गया है। इस तरह से एक निर्वाचन मंडल होता है, और इस निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया से राष्ट्रपति का चुनाव है वो होते रहते हैं। तो अपन यहाँ पर एक समझ सकते हैं कौन कौन इसमें भाग नहीं लेते हैं, वो भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इसी को भी, भाग नहीं लेने वाले। निर्वाचन प्रक्रिया में या निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेने वाले, कौन भाग नहीं लेते हैं? नहीं लेने वाले यानी कौन कौन होंगे जो निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, ये भी एग्जामिनर के द्वारा बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाला है कि निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन संसद की दोनों सदनों में अगर मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि संसद के मनोनीत सदस्य, संसद के सदनों के या सदन के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में है वो 12 सदस्य होते हैं। वो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, उनको नहीं लिया जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं कि राज्य विधानसभा होते हैं, उसमें भी मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था की गई है। तो राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी संसद की और राज्यों की विधानसभा और संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, इनको शामिल नहीं किया गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यों में ये जी राज्य विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं विधानमंडल के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब यहां ध्यान रखना, विधान परिषद की बात आती है तो इसमें चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित हो, वो दोनों ही सदन इसमें भाग नहीं लेते हैं। 30 सदनों के मामले में तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और साथ ही अपन बात की है कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में व्यवस्था की गई थी दिल्ली और पुदुचेरी की, तो दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से इसमें भाग लेने की जो प्रक्रिया है वो शामिल नहीं मान सकती। तो अपन नेक्स्ट कह सकते हैं कि दिल्ली व
पुडुचेरी की विधानसभा में विधानसभा का मत मनोनीत सदस्य। ध्यान रखने वाली बात है, मनोनीत सदस्य कुल मिला के इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो यहाँ से बहुत सारी बातें हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 54, 54। कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, तो भाग लेने वालों की बात होती है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और कौन भाग नहीं लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के मनोनीत सदस्य इस राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें से प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है और कई बार अपन इसमें से कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और निर्वाचन के समय किसी राज्य की विधानसभा विघटित हो जाती है, उस स्थिति में क्या होगा, तो ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि किसी राज्य की विधानसभा विघटित हो चुकी है या निर्वाचन से पहले ठीक पहले वो विघटित की स्थिति में आ गई या विघटित हो चुकी है, ऐसी स्थिति में विघटित सदस्य वो भी उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि विघटित हो गई है या विघटित की स्थिति में तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये भी अपन नोट डाल के अपने अलग से समझ सकते हैं। विघटन की स्थिति में विधानमंडल के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। और एग्जामिनर है वो प्रश्न है वो इस तरह से यहां से पूछता रहता है, तो अपने को ध्यान रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि इसमें कौन भाग लेता है कौन भाग नहीं लेता है। आर्टिकल भी पूछा जाता है तो आर्टिकल 54 की बात आती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 की जैसा आपने डिस्कस किया कि अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 55 है वो निर्वाचन की प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती रहती है। तो अपन ने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, और भाग लेते हैं तो उन्हीं के संबंध में उनकी एक प्रक्रिया है वो मानी जाती है, तो उस प्रक्रिया के संबंध में भी अपन आगे से आगे समझ रहते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधिक व्यवस्था के संदर्भ में होती है। एक आनुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में दी गई है, और उसके द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी एक व्यक्ति एक वोट, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त वोट प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान होता है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक व्यवस्था के द्वारा एकल संक्रमणीय यानी एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान की प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। इसको आनुपातिक प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधि भी कह सकते हैं आप लोग कि यानी इसका एक प्रतिनिधित्व निकाला जाता है कि जो भी वोटिंग में भाग ले रहे हैं, चाहे वो संसद के दोनों सदनों के ले रहे हैं जिसको अपन एमपी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे राज्यों की विधानमंडल के सदस्य भाग ले रहे हैं जिसको अपन एमएलए कह सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के
उस दौर पे उनका एक अनुपात निकाला जाता है कि एक व्यक्ति है वो कितने लोगों को इंडिकेट कर रहा है, उसकी वोट वैल्यू क्या है। तो उसी प्रक्रिया को आनुपातिक प्रतिनिधि के संदर्भ में समझा जा सकता है। और एकल संक्रमणीय, एक व्यक्ति एक वोट, एक सदस्य एक वोट, एकल संक्रमणी की व्यवस्था मानी जाती है। और गुप्त मतदान यानी वोट जो होती है वो गुप्त प्रक्रिया कैसे होती है, किसने किस व्यक्ति को वोट दिया है, किसने किस सदस्य को वोट दिया, उसके संदर्भ में वो साइलेंट रहता है, दिखाई नहीं देता है, कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुप्त मतदान प्रणाली जो है वो होती रहती है। अब इसके लिए एक प्रावधान भी निकाला जाता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समान प्रतिनिधि के रूप में, यानी राज्यों का जो प्रतिनिधि है वो समान हो। जैसे किसी राज्य है वो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है, कोई राज्य है वो जनसंख्या के अनुपात में बड़ा है, लेकिन यहाँ ये बात आती है कि उनका जो प्रतिनिधि है वो समान रूप से हो। ठीक है, तो उसमें समानता बनी रहे, समानता बनी के लिए बनी रहे, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है। विधानसभा सदस्यों के मत निकालने का एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के आधार पर एक वोट वैल्यू निकाली जाती है और वो जो वोट वैल्यू होती है वो विधानसभा के सदस्य की वोट वैल्यू मिलाई जाती है। ठीक है, तो अपन समझ सकते हैं फॉर्मूला क्या है। एमएलए का वोट वैल्यू या वोट मूल्य कह सकते हैं कि उसका वोट मूल्य है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। इसको अपन ये कह सकते हैं, विधानसभा सदस्य भी कह सकते हैं, तो भी एक ही बात है। तो भी बात एक ही बन जाती है कि उसकी वोट वैल्यू है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। तो एक विधायक का मूल्य, इस फॉर्मूले को समझते हैं। एक विधायक का मूल्य, एक विधायक का वोट मूल्य कह सकते हैं, सॉरी, एक विधायक का वोट मूल्य, यानी एक विधायक का वोट मूल्य अपन किस तरह से निकालेंगे। तो एक विधायक का वोट मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल कितनी जनसंख्या है, उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य हैं उनका भाग दिया जाता है। तो यहां अपन कह सकते हैं राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, और इसमें है वो एमएलए के, जो एमएलए की संख्या होती है उसका भाग दिया जाता है। यानी राज्य की जितनी भी संख्या होती है उस राज्य की जनसंख्या में विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य होते हैं उनका भाग दिया जाता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, जैसे राजस्थान की बात करते तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है उसको लेके, और इसमें विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य, जैसे अपने यहाँ पे विधानसभा की संख्या जो बात करते हैं तो 200 होते हैं, तो उन 200 का भाग लिया जाता है और उसके बाद उसी को है वो 1/1000 से मल्टीपल किया जाता है, 1/1000 से मल्टीपल किया जाता है, तो उसकी वोट वैल्यू निकल जाती है कि एक एमएलए की वोट वैल्यू क्या है वो निकली जा सकती है। अगर वर्तमान में देखें तो राजस्थान के जो कह सकते हैं राजस्थान की जो वोट वैल्यू है वो 129 के आसपास आ रही है। अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें एक एमएलए की वोट वैल्यू है वो 129 आ रही है, और सर्वाधिक जो आ रही है वोट वैल्यू वो यूपी की मानी जाती है। सर्वाधिक है वो यूपी की, उत्तर प्रदेश की है वो सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की अगर वोट वैल्यू की बात करें तो 129 के आसपास आ रही, सॉरी यूपी की बात करें तो 128 के आसपास आ रही है, 108 है, सॉरी सर्वाधिक यूपी की 108 के आसपास आ रही है। और सबसे कम अगर बात मानी जाती है तो वो मानी जाती है सिक्किम की, और सिक्किम की वोट वैल्यू केवल और केवल 7 के आसपास होती है, और जिसमें अगर राजस्थान की देखें तो 129 के आसपास रखी जाती है। यानी सबसे ज्यादा वोट वैल्यू है वो उत्तर प्रदेश की है, 208 के आसपास रहती है। सबसे कम की बात करें तो सिक्किम की है। वर्तमान में राजस्थान की वोट वैल्यू की बात करें तो 129 की है। और एमएलए की जो वोट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला माना जाता है, एक विधायक की वोट वैल्यू का फॉर्मूला वो यह है कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, उसी जनसंख्या में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका भाग दिया जाता है, और फिर उसको 1/1000 से मल्टीपल करके जो भी आंसर आता है तो वो उसकी वोट वैल्यू है। राजस्थान की एमएलए की वोट वैल्यू फिलहाल जो मानी जाती है वो 129 के आसपास मानी जाती है। इसी तरह है वो अपन एक
सांसद का कह सकते हैं या फिर एमपी का कह सकते हैं। एमपी का भी वोट वैल्यू निकाला जा सकता है कि एमपी का वोट वैल्यू, जिसको अपन सांसद भी कहते हैं, तो एक सांसद का वोट वैल्यू क्या माना जाता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो जनसंख्या मानी जाती है वो अभी फिलहाल तक की 1971 की मानी जाती है, यानी 1971 की जनसंख्या को आधार मानते हुए उन्होंने उसको निकाला है। तो एक सांसद का मत मूल्य, और ये भी इसी तरह से निकाला जाता है जिस तरह से अपन ने एमएलए का निकाला, वैसा का वैसा ही फॉर्मूला माना जाता है। और यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, यानी सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल सदस्य कितना है। सभी राज्यों के विधायक के मतों का कुल मूल्य कितना होता है, सॉरी कुल मूल्य की बात की गई है, और कुल मूल्य होता है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, कुल संख्या का भाग दिया जाता है तो निकल जाता है। यानी अपन कह सकते हैं सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, यानी जितनी राज्यों में मत मूल्य मतलब अलग अलग राज्य का जो वोट वैल्यू एमएलए का निकाला जाता है, उस अलग अलग वो वैल्यू निकालने के बाद उसको काउंट किया जाता है, यानी सभी राज्यों के विधायकों मतों का कुल मूल्य है वो आ जाता है। और फिर संसद में कुल कितने सदस्य हैं उनको है वो उसमें मल्टीपल किया है, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या की बात की जाती है। यानी राष्ट्रपति के वोट वैल्यू की अपन बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की वोट वैल्यू की बात करने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले एमएलए की वोट वैल्यू निकालेंगे अपन, और एमएलए की वोट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि अलग अलग राज्यों की जो जनसंख्या तो अलग अलग निकालेंगे, तो राज्य की कुल जनसंख्या, तो इसको राज्यवार निकाला जा सकता है कि एक राज्य पहले जैसे कि उत्तर प्रदेश का निकाला, फिर राजस्थान का निकाला, मध्य प्रदेश का, इसी तरह से जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों का और दिल्ली और पुदुचेरी इनका एक वोट वैल्यू निकाला जाता है, और उस वोट वैल्यू को निकालने के बाद एमपी के वोट वैल्यू को निकाला जाता है। तो विधायक का जो वोट वैल्यू, एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या, और उसमें विधानसभा के निर्वाचित कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, और उसके बाद उसको 1/1000 यानी 1/1000 से उसको मल्टीपल करके जो भी आंसर निकलता है वो विधायक का वोट वैल्यू निकाला जाता है। अब वर्तमान में अगर बात करें तो सबसे अधिक वोट वैल्यू की बात की जाती है वो यूपी का है, और यूपी का वोट वैल्यू 208 पड़ जाता है, यानी एक एमएलए की वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश में आती है वो 208 आ रही है, 208 आ रही है। और सबसे कम की बात करें तो वो है सिक्किम का, और राजस्थान की वोट वैल्यू की बात करें एमएलए की तो वो है 129 के आसपास आ रही है। और उसी के तर्ज पर इन सभी राज्यों के एमएलए का वोट वैल्यू निकालने के बाद उसको काउंट किया जाता है, तब जाके एमपी के वोट वैल्यू निकलता है। तो सभी राज्यों के विधायकों का कुल मूल्य कितना होता है उसको काउंट करने के बाद संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है उसका उसमें भाग दिया जाता है, देन अपना जो वोट वैल्यू संसद का या फिर कह सकते हैं एमपी का वोट वैल्यू है वो प्राप्त हो जाता है। और वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं कि एमपी के वोट वैल्यू क्या है, तो वर्तमान में जो निकल रही है वो 700 निकल रही है, और इससे पूर्व में निकली थी वो 700 से कुछ ज्यादा निकली थी, या अपन कह सकते हैं 708 के आसपास हुआ करता था। तो वर्तमान में है वो 700 है, और इससे पूर्व है वो 708 था। ये एग्जाम में कहीं बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक एमपी के अनुसार एक एमपी के वोट वैल्यू क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने में, या फिर एक एमपी की राष्ट्रपति चुनाव में वोट वैल्यू कितनी होती है। तो वर्तमान में 700 निकली है, जो पहले है वो 708 था। और जनसंख्या का जो आधार माना जाता है वो 1971 के आधार माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यानी जनसंख्या 1971 की को आधार माना जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि वर्तमान में 2024 चल रहा है, लेकिन जनसंख्या का जो आधार है वो 1971 ही माना जा सकता है।
आगे आगे संसद के द्वारा इनको चेंज किया जाएगा, तो आगामी है वो अपडेट अपन समझ सकते हैं कि कब कब चेंज किया जाता है। इस तरह से उसकी प्रक्रिया को अपन समझ सकते हैं। अब यदि किसी राष्ट्रपति के से संबंधित चुनाव के मामलों में कोई ऐसा मामला है वो जांच के योग्य हो, या फिर चुनाव में है वो ऐसी धांधली जैसा आरोप हो जाए, या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए, तो उस विवाद की जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जा सकती है। तो यहां ध्यान रखना, विवादों की जांच राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति में जब चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, धांधली हो जाती है, मतभेद हो जाता है, तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है, जो भी निर्णय होता है वो मान्य होता है और अंतिम माना जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात कर सकते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 55 में बात की गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की है। निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में बात की है। तो 56 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, पदावधि क्या रहेगी। तो 56 ये कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कह सकते हैं या पदावधि कह सकते हैं, एक ही बात है। राष्ट्रपति अपने पद को कितने समय के लिए धारण करेगा, पदावधि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कितना समय रहेगा या कितने समय तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, कार्यकाल। तो ये जो बात की गई वो अनुच्छेद 56 यानी 56 में की गई है। और उसके लिए संविधान में बात की गई है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। कब तक करेगा? पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। सामान्यतः अपन उसको 5 वर्ष कहते हैं, तो वो ठीक ही है, 5 वर्ष तक अपने पद पर वो रह सकता है और धारण करेगा। और यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति समय से पूर्व अपने पद को त्याग देना चाहता है, पद को छोड़ना चाहता है, तो बिल्कुल वो छोड़ सकता है, उसके लिए प्रतिबंधित नहीं है, तो वो छोड़ सकता है और वो त्याग पत्र देके पद को छोड़ सकता है। तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन त्याग पत्र देना चाहे तो वो दे सकता है। और त्याग पत्र जो दिया जाता है राष्ट्रपति का, वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, किसे देता है, तो वो देता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी माना जाता है, तो उन्हीं को दिया जाता है और उससे वो कार्य मुक्त हो सकता है। और जिस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति का पद धारण करता है। जब तक अगला राष्ट्रपति या उसका चुनाव नहीं होता है तब तक वो धारण करता है। तो इस तरह से त्याग पत्र होता है वो उपराष्ट्रपति साहब को दिया जाता है। अब उपराष्ट्रपति है वो त्याग पत्र लेकर स्वतः अपने पास नहीं रखता है, उसकी जानकारी है वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष को देता है। तो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सबसे पहले वो देता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की जानकारी की जगह सूचना शब्द उचित रहेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
पीएससी द्वारा भी एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सर्वप्रथम किसे देता है। कई बार है जो जाने अनजाने में अपन कह सकते हैं कि संसद को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, तो बिल्कुल भी देता है, क्योंकि संवैधानिक पदों की व्यवस्था के संदर्भ में संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति होता है उसी को कहा जा सकती है, इनकी इंफॉर्मेशन है वो दी जा सकती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को ही वो सूचना दी जा सकती है। तो ये जो परीक्षा में है वो प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में अपने को जानकारी रखनी है और याद रखना है कि उसकी सूचना किसको दी जाती है, सूचना लोकसभा अध्यक्ष को। तो बिल्कुल सही है और ये परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल भी है। तो ये जो बात की गई है वो आर्टिकल 56 में बात करती है पदावधि के बारे में, कार्यकाल के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जो समय होता है वो कितना होता है। तो समय है वो सामान्यतः 5 वर्ष कह सकते हैं, और एग्जैक्ट की बात करें तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहता है। अगर उसको समय से पूर्व पद छोड़ना होता है तो वो त्याग पत्र देकर भी अपना पद है वो छोड़ सकता है, उससे रिहा हो सकता है। तो वो जो त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि राष्ट्रपति साहब ने मुझे त्याग पत्र है वो सौंप दिया जाता है। इस तरह से ये बातें होती रहती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 57, और 57 ये कह रहा है उनके पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 ये कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन होता है कि नहीं होता है। तो राष्ट्रपति का पद का पुनर्निर्वाचन की बात की जाती है। पुनर्निर्वाचन, तो बिल्कुल पुनर्निर्वाचन जो है वो होता है, यानी राष्ट्रपति अपने पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु क्या होता है, पात्र होता है। इसके बारे में संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो पात्र हैं, बिल्कुल हैं। चाहे तो वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद वापस वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में हो सकता है, उसके बारे में संविधान में ऐसी कोई बात नहीं की गई, यानी पुनर्पद का पात्र होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की, 58 की। अनुच्छेद 58, 58, और अनुच्छेद 58 उसकी योग्यताओं के संदर्भ में बात करता है कि राष्ट्रपति के लिए या पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होती है। तो इसको योग्यता या अर्हता भी कह सकते हैं। अर्हता, दोनों का संबंध एक ही है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन व्यक्ति योग्य हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति है वो अपने देश का होता है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि अपने देश का ही नागरिक को ये मौका मिलता है। तो पहली कंडीशन ये हो जाती है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अगर वो भारतीय नहीं है तो भारतीयों के संबंध में अपना वो विचार नहीं रख सकता, तो वो काबिल नहीं है। तो भारत का नागरिक हो, पहली बात। मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी व्यक्ति का आवश्यक है। हालांकि ये योग्यता वर्णित ऐसी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना जरूरी है। वो दिवालिया ना हो, वो पागल ना हो, तो ये भी बात मानी जा सकती है। उसकी आयु को लेकर जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी आयु क्या हो। तो 35 वर्ष से अधिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष या उससे अधिक हो। यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति है वो 35 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु वाला होना जरूरी है, उसके लिए होता है। तीसरी कंडीशन ये बात है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता भी हो, यानी लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो, किए जाने की योग्यता, जिसमें अपन कह सकते हैं कि वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो,
ये भी शर्तें हैं वो उसके संदर्भ में हम समझ सकते हैं, ये भी शर्तें उसके लिए लागू होती हैं। भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाना हो, और सबसे बड़ी बात होती है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद यानी मतलब वो सरकारी सेवा में नहीं हो, उसको कोई वेतन भत्ते के अलावा अन्य सरकारी लाभ है वो इस तरह के नहीं मिलना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनको पहले वो अपने पद से कार्यमुक्त होता है, त्यागपत्र देता है, और फिर उसके लिए वो है वो बात कर सकता है, वो उसके लिए योग्य बन सकता है। तो आर्टिकल 58 की बात होती है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता की बात होती है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या कौन कौन सी योग्यता है वो व्यक्ति धारण कर सकता है या होनी जरूरी है। तो पहली बात होती है भारत का नागरिक हो, भारत में रहता हो, उसकी आयु है वो 35 वर्ष या उससे अधिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो, जिसमें पागल नहीं होना चाहिए, दिवाला नहीं होना चाहिए, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और लाभ के पद पर नहीं हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए है वो योग्यता रख सकता है। तो ये बात की जाती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के पूर्व जब वो नामांकन की प्रक्रिया आती है तो उसमें इनके द्वारा है वो एक नामांकन दाखिल किया जाता है। उस नामांकन की प्रक्रिया में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना चाहिए, ये भी कई बार है वो बात पूछी जाती है। तो ये जो है वो व्यवस्था बदली जाती है समय समय अनुसार। वर्तमान की बात करें तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। 50 है वो प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक आवश्यक है। राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है? 50 प्रस्तावक होना बहुत ही जरूरी है, जो उसके बारे में ये कहे कि हम उसके समर्थन में हैं, ये व्यक्ति है वो पद के लिए अगर आगे आ रहा है तो हम उसके प्रस्तावक हैं, और उसी के साथ उतने ही अनुमोदक होना चाहिए कि हम इनके विचारों से अनुमोदित हैं, हम इस व्यक्ति के साथ में हैं। इस तरह की बात रखने वाले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी होता है। फिर उसके साथ में अपन बात करते हैं तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 की इनकी जमानत राशि लगती है। तो अपन कह सकते हैं कि आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 की जमानत राशि, 15,000 की जमानत राशि है वो एक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उनकी जो है वो रहती है। और फिर इलेक्शन होने के बाद एक निर्धारित मात्रा होती है, उतना अगर उनको वोट मिलता है तो उनको जमानत राशि है वो लौटा दी जाती है, और अगर उनसे कम वोट रहता है तो जमानत राशि वो आरबीआई के द्वारा नहीं लौटाई जाती है, वो जब्त की जा सकती है। यानी कुल वोट जो होते हैं कुल वोटों का 1/6 भाग, कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होने पर, यानी उसको 1/6 भाग, यानी जितने वोट हैं, वोटिंग हो रही है उस वोटिंग का 1/6 भाग उसको प्राप्त करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है, नहीं हुआ, भाग प्राप्त नहीं होने पर उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त मानी जाएगी या जब्त हो जाती है। तो ये उसके लिए कंडीशन होती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनके लिए आवश्यक होना चाहिए। यानी भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के साथ साथ उनके प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 15,000 की डिमांड राशि भी होती है, और 1/6 भाग अगर उनको वोटिंग नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में उनकी जमानत राशि है वो जब्त की जाती है। तो यहाँ ये केवल और केवल यही बात लिखनी है कि कोई भी व्यक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। उसको लड़ने के लिए संसद के सदस्यों में से उसको 50 प्रस्तावक बनाने आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिक कोई भी हो उसके 50 प्रस्तावक हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंडीशनें मानी जाती हैं और रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की, और वो बात कर रहा है शर्तों की। राष्ट्रपति के पद की क्या शर्तें हैं? अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें, कंडीशन जिसको आप कह सकते हैं, वो शर्तें हैं। तो शर्तें का जो उल्लेख है
वो अनुच्छेद 59 में दे रखा है। अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं? तो शर्तें में यही हैं कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी वो चाहे एमएलए चाहे एमपी है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वो त्याग पत्र देगा, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात है अन्य सदन का सदस्य, या ये कह सकते हैं सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए आवश्यक शर्त है। वो अगर है तो भी उसको पहले क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र देके ही वो अपने पद को धारण कर सकता है। साथ में कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी कोई भी ऐसा लाभ का पद होगा वो धारण नहीं करना चाहिए। केवल और केवल राष्ट्रपति का पद है वही उसके पास रहेगा, उसी को धारण करता हुआ रहेगा। अब उसके लिए संसद के द्वारा जो भी निर्धारित वेतन एवं भत्ते होंगे, वो वेतन एवं भत्ते है उसको है वो प्राप्त रहेगी। और ये जो वेतन एवं भत्ते और विशेषाधिकार है वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति महोदय को प्रतिमाह वेतन भी मिलता है, वेतन के साथ साथ उनके लिए जो निर्धारित भत्ते होते हैं वो भी मिलते हैं और विशेषाधिकारी मिलते हैं। अब विशेषाधिकार में क्या होता है, जैसे कि अपन समझ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या उनकी जो पत्नी रहती है उनको, पति या पत्नी जो भी है उनको मेडिकल की सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, भारत में भ्रमण की सुविधा मिलती है, उनको रेल की यात्रा है वो सुविधा, रेल की यात्रा के जो फर्स्ट श्रेणी के टिकट है वो मिलते रहते हैं, आवागमन की सुविधा मिलती है, उनको रहने के लिए अलग तरह की सुविधा मिलती हैं, उनकी जो फोन की सुविधा होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इस तरीके से हजारों जो सुविधा होती हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए वो मिलती है और वो विशेषाधिकार की कैटेगरी में रहता है, वो उनको सुविधा है वो मिलती रहती हैं। तो संसद के द्वारा उनके लिए समय समय पर वेतन और भत्ते हैं और विशेषाधिकार है वो निर्धारित किए जाते हैं और इस तरह से वो भेजते हैं। और साथ में ये भी बात है कि किसी भी स्थिति में उनके जो पद का जो समय रहता है पदावधि के दौरान उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं या उनकी जो उपलब्धियां होती हैं उनको कम भी नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता है। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो अपने राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनका जो वेतन है वो 5,08,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलता है। यानी वेतन वर्तमान की बात करें तो वेतन, वर्तमान वेतन कह सकते हैं इसको, वर्तमान वेतन प्रति माह 5,08,000 बिना टैक्स का ये पैसा मिलता रहता है इनको, 5,08,000 रुपए। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो भत्ते और जो विशेषाधिकार होते हैं वो समय समय पर संसद के द्वारा अपग्रेड किए जाते हैं, तो उसमें बदलाव होता रहता है, तो वो उनको मिलती रहती है। और कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको पेंशन भी मिलती रहती है और पेंशन जो मिलती रहती है वो वेतन का 50% मिलता रहता है। यानी पेंशन वेतन का 50% प्रति माह के हिसाब से मिलता रहता है। ये पेंशन मिलती रहती है और इस तरह से वो अपने जीवन को है अच्छा एक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शपथ की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 60 में आ जाता है। अनुच्छेद 60 शपथ। राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद राष्ट्रपति जी जो है अपने देश में वो अपने पद को ग्रहण करते हैं, तो पद ग्रहण करने से पूर्व उनको शपथ लेनी होती है, एक प्रतिज्ञा लेना होता है और उनको शपथ जो दिलाई जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही व्यक्ति उनको है वो शपथ दिलाता है, प्रतिज्ञान दिलाता है, और वो अपने पद की शपथ लेकर पद को ग्रहण करते रहते हैं। उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं कि यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग ऐसा कुछ करते हैं तो उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो उसके लिए अनुच्छेद होता है वो 61, और 61 की बात की जाती है महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया माना जाता है। इस पद का अगर बात करें कि महाभियोग क्या है, महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया माना जाता है, पद से हटाने की प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को ही अपन महाभियोग कहते हैं। तो कोई व्यक्ति जो अपने कार्यकाल से पूर्व असंवैधानिक कार्य करता है, या फिर ऐसा कोई कार्य जिससे संविधान या देश की एकता अखंडता पर नुकसान हो जाता है, या कह सकते हैं कि उन्होंने है वो गरिमापूर्ण कार्य नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में उनको पद से हटाया जा सकता है। और पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अब ये जो महाभियोग प्रक्रिया वो शुरू कहाँ से होती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो संसद के सदनों से होती है। और संसद के 2 सदन, जिसको लोकसभा राज्यसभा कहा जाता है, उन दोनों सदनों में से कहीं पर भी ये शुरू की जा सकती है। और दोनों में से शुरू हो जाती हैं, तो जहां ये शुरू होती हैं वहां कम से कम 1/4 सदस्य यानी 25% संख्या उनके पक्ष में होनी चाहिए। वहां एक प्रपोजल लाया जाता है, प्रपोजल को साइन करके, हस्ताक्षर करके उसको आगे भेजा जाता है, और दूसरे सदन से भी वो भेजा जाता है, और दोनों से पास हो जाता है। और दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का एक नोटिस पीरियड भेजा जाता है कि आप अपने पक्ष के लिए स्वयं या अपने वकील के द्वारा, अपने मुवक्किल के द्वारा अपनी बात रख सकते हो। तो राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर स्वयं या अपने वकील के द्वारा अपनी बात रखता है, और बात रखने से संबंधित पक्ष संतुष्ट हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हटा दी जाती है। संतुष्ट नहीं है तो महाभियोग की प्रक्रिया वो शुरू की जाती है, और शुरू करने से ही राष्ट्रपति को अपना पद है वो तुरंत प्रभाव से छोड़ना होता है। ये प्रक्रिया इस तरह से रहती है। तो राष्ट्रपति को इसमें नोटिस कितना दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को जो नोटिस दिया जाता है, नोटिस पीरियड होता है वो 14 दिन का होता है। नोटिस 14 दिन का होता है। प्रक्रिया जो होती है वो सदन में की दोनों प्रक्रिया है वो संसद सदन में रखी जाती है, संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया दुराचार, कदाचार या आरोप लग जाता है, ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों में से किसी पर भी वो लागू की जाती है। उसमें 25% या 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होती है। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है, उस नोटिस में उनका जवाब आ जाता है स्वयं के द्वारा या वकील के द्वारा, और अगर सदन संतुष्ट है तो प्रक्रिया हटाई दी जाती है, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट की स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया वो लग जाती है। राष्ट्रपति को अपने पद से तुरंत है वो पद से इस्तीफा देना होता रहता है। अब बात ये आती है कि इस प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते। तो ध्यान रखने वाली बात है, इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के व्यक्ति ही भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाती है कि संसद के दोनों सदनों राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में या उनको पद से हटाने की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है, यहाँ राज्यों के विधानमंडल जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, वो सदस्य भाग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं।
ठीक है, न दिल्ली के पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें केवल और केवल संसद के दोनों सदन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, और उनमें भी दोनों व्यक्ति जो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो दोनों सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और इस तरह से प्रक्रिया में है राष्ट्रपति को पद को है वो अपन महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो ये जो है संबंधित आर्टिकल है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। अब अपन बात करते हैं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए यदि उसकी मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दिया जाए या महाभियोग की प्रक्रिया लग जाए, ऐसी स्थिति में उसको अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो भारत के जो राष्ट्रपति का जो पद है उस पद को संभालने वाला कौन होगा, तो उसके लिए अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को संबंध में। और वो जो बात आती है वो आर्टिकल 62 में आती है। और आर्टिकल 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की जो पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही उसे पूर्ण कर दिया जाता रहता है। दूसरे ओर पर यह भी कह सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है और वो अगले राष्ट्रपति के चुनाव होने तक, या कह सकते हैं राष्ट्रपति के पद को धारण करने तक है वो अपने पद पर है वो बना रहता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारण करता है तो उसको वेतन और भत्ते और जो लाभ मिलते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो वो राष्ट्रपति के रूप में उनको वेतन, भत्ते और लाभ मिल जाते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है देश में कि उपराष्ट्रपति का पद है वो भी उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य ग्रहण नहीं कर पाता है या करने के योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो पद को ग्रहण करता है और पद की व्यवस्था को बनाए रखता है। इस तरह से पद है वो बने रहते हैं, उन पदों कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में उसको ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो उस पद को ग्रहण करता है और अपने पद की गरिमा को बनाए रखता है। तो अपन ने राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल थे वो आर्टिकल को एक बार समझा है, पुनः अपन देख लेते हैं कि आर्टिकल किस तरह से हैं। तो आर्टिकल संघ की कार्यपालिका में जो आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और फिर महान्यायवादी। और उसमें सबसे पहले अपने डिस्कस किया था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित अगर अनुच्छेदों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक 61 तक वो उससे संबंधित है। 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित मानी जाएगी। आर्टिकल 54 ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और निर्वाचन किस तरह से होगा, तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया की बात की जाती है वो आर्टिकल 55 में की गई है, निर्वाचन की प्रक्रिया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, तो वो बात की है 56 में। 57 ये कह रहा है कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। 58 उसकी योग्यता की बात करता है। 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों की बात कर रहा है। 60 शपथ की बात कर रहा है और 61 है वो महाभियोग की प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो यह है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। इनको आप कैसे भी याद कीजिए, संभावित जो प्रश्न बनते हैं उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया है। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनते हैं तो आप लिंक में दिए गए नंबर पे भी बात कर सकते हो या कह सकते हो, आप अपने एक मैसेज छोड़ सकते हो और मुझे बता सकते हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।